नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देखें आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल जहरीन। नजर डालेंगे कुछ खास खबरों के ऊपर न्यूज ब्रीफ में। नशा तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू को एक बड़ी सफलता मिली है। एएनटीएफ ने एक युवक को धर दबोच कर उसके कब्जे से करीब 5000 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। एएनटीएफ और क्राइम ब्रांच ने एक पुख्ता सूचना के आधार पर नाका लगाया और इस युवक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान विशाल शर्मा निवासी उधमपुर के रूप में की गई है और ये मौजूदा समय में जम्मू के जानीपुर इलाके में रह रहा है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका नाम जैसे बताया जा रहा है तो विशाल शर्मा इसका नाम है और ये कहीं उधमपुर का रहने वाला है। और ये शख्स जो है यहाँ कहीं बस स्टैंड से उतर के यहाँ से गुजर रहा था और ये टीम जो है ये क्राइम ब्रांच की टीम और इसमें पता नहीं कौन से लोग इन्वॉल्व था, इन्होंने इसको इंटरसेप्ट किया और जहाँ इसको रोके इससे ये रिकवरी हुई है और मेरी प्रेजेंस में भी है। इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ऑर्डर भी वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से इशू है, जब वहाँ जाके देखिए क्या इशू है। क्वांटिटी इसमें 4880 शायद बन रहा है इसका क्वांटिटी, तो मैंने तो वेरीफाई नहीं किया प्रॉपरली, लेकिन इतना बन गया। अब आप इनको ये कहना चाहेंगे कि पैसे से दूर रहें और ऐसी अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र में भाग लेने वाले जम्मू की विधानसभाओं के भाजपा विधायकों के वापस लौटने पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। विधानसभा का यह सत्र बेहद हंगामेदार रहा था, जिसमें भाजपा के सभी विधायकों ने विपक्ष की भूमिका प्रमुखता के साथ निभाई थी। जम्मू ईस्ट विधानसभा के विधायक युधिष्ठिर सेठी का जहां उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत किया, वहीं अखनूर विधानसभा के विधायक मोहन लाल भगत का भी ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। और जम्मू के डोगरों को, जिसमें सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन, सब जम्मू के डोगरे, हम आपके लिए लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या रहेंगे? पहले हम सबको की लड़ाई लड़ते थे, अब हम आपके लिए असेंबली की लड़ाई लड़ेंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका हक होगा हम जम्मू के डोगरों को दिला के देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये संघर्ष है, ये लड़ाई है। जो हमने असेंबली के अंदर इनको बोला वो ये सुन के ताजुब रह गए कि जम्मू के एमएलए के इतना अंदर इतना जोश कहाँ से आता है। हम तिरंगे का सम्मान करने वाले, भारत माता की जय करने वाले और राष्ट्रवाद की ताकतों को मजबूत करने वाले एमएलए हैं। हमारे कार्यकर्ता का जोश देखो आप। आज कार्यकर्ता समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी न जमीन पे न असेंबली पे झुक सकेगी। ये पक्का वादा है। जम्मू कश्मीर का भाजपा के साथ रिश्ता है, वो पूर्ण रिश्ता है। 170 की आड़ में इन्होंने दर्शों के साथ नाइंसाफी की, 10 पाकिस्तानी रिफ्यूजी उनको नागरिक अधिकारों से वंचित रखा, उनको जमीनें नहीं दी गई, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। जहाँ पे वाल्मीकि समाज है उनको अधिकार नहीं दिए गए, जहाँ पे गोरखा समाज है उनको अधिकार नहीं दिए गए। जहाँ तक कि यहाँ की जो बेटियां हैं अगर 370 होते हुए इस रियासत से बाहर हो जाती थी, उनको जहाँ का जो जायदाद है उससे वंचित कर दिया जाता था। कितनी बड़ी बेइंसाफी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर, टीडीपी के साथ मिलकर और जो देश बोलने चाहते हैं उनके साथ मिलकर वे हिंदू सत्र को वापस लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक भाई जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब भी उसको अवॉइड करेंगे। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। भारत एक मजबूत देश है। दूसरी ओर विश्वनाथ से भाजपा के विधायक डॉक्टर राजीव भगत भी श्रीनगर से वापस लौटे और विश्वनाथ पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। डॉक्टर राजीव भगत ने बताया कि भाजपा के विधायकों ने प्रमुखता से अपनी भूमिका निभाई है और वो जम्मू के हितों की आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जम्मू के 28 के 28 शेरों ने डटकर मुकाबला किया, तो हम उनको एमपी वालों को, कांग्रेस वालों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अब भूल जाओगे पुराने दिन जो आपकी असेंबली में नहीं चलेगी। अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने हमें खासकर जम्मू प्रोविंस में हमें जो आशीर्वाद दिया, तो हम जम्मू का पुरजोश तरीके से आवाज जम्मू वालों को उठाएंगे आवाज। जैसे कि हम जब हमने सोचा था कि इस बार जम्मू वाले डेली वेजर की आवाज उठाएंगे, एनआरएचएम की हम आवाज उठाएंगे। इस बार सफाई कर्मचारियों का मुद्दा चल रहा है, हमने सोचा उसकी आवाज उठाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों की हम चीफ सेक्रेटरी से ये मुद्दा उठाया भी था, लेकिन एमपी ने
अपना एक ही मुद्दा जो रखा है अलगाववाद का, वो उसी पे अड़े हुए हैं। इसी वजह से असेंबली में जो है सारा जो हुआ है। किश्तवाड़ में आतंकियों द्वारा 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू में आज भाजपा के वीडीजी सेल ने प्रदर्शन किया। वीडीजी सेल ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, लिहाजा इस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सेल के अध्यक्ष बसंत राज ठाकुर ने यह आरोप भी लगाया कि नई सरकार जम्मू कश्मीर का विकास करवाने की बजाय 370 को तूल दे रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज इस मजबूत मंच से, भारतीय जनता पार्टी के मंच से इन लोगों को चेतावनी देते हैं और देश की सरकार से हम निवेदन करते हैं इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर फिर नवनिर्माण करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं ये किस किस्म की यहाँ पर डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट की तो बात करते नहीं। 370 जिस 70 की विदाउट कश्मीर खाली हुआ, 2 रजिस्ट्री की पहाड़ियाँ खाली हुई, क्या ये फिर चाहते हैं यहाँ पर ऐसा करना? इनको यहाँ पर डेवलपमेंट करनी चाहिए, वो बात असेंबली में करनी चाहिए। हमारे 28 लोग अंदर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी देशभक्त सड़कों पर लड़ेगा। उन देशद्रोहियों को दूर चटाएंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि उस हालात में नहीं हटे। आज तो देश का एक मजबूत सरकार है और ऐसे जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपको किस यहाँ पर भेजा गया है। आपको लोगों के डेवलपमेंट के बारे में भेजा गया, लोगों की हारमनी इंडिया अवार्ड का 10वां संस्करण जल्द आयोजित किया जाएगा। हारमनी कल्चरल फाउंडेशन द्वारा इन अवार्ड का आयोजन 16 नवंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में किया जाएगा। इसमें कला और संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का डंका बजाने वालों के साथ साथ खेल प्रतिभाओं व मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। ये जानकारी जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हारमनी कल्चरल फाउंडेशन के संस्थापक सौरभ जाडू ने दी। जो फाउंडेशन का है वो हारमनी इंडिया अवार्ड है बेसिकली, जो कि बहुत अब 10th एडिशन होने जा रहा है और एक अच्छे मकाम पे जिनके में बन गया है वो। तो ये क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ को हम ऑनर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं उनको, जिन्होंने भी स्टेट की स्टेट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने अपने शोबे में, जिसमें से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं या म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स के लोग हैं, विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, तो जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में इसके स्टेट की अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उनको हम ऑनर करते हैं। इसके अलावा हमारा जो इनिशिएटिव प्रोग्राम है, हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं यंग आर्टिस्ट को। डेब्यू परफॉर्मेंसेज होते हैं हर साल हमारे प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं हर साल। तो ये कुछ फाउंडेशन के इनिशिएटिव्स हैं जो हम हर साल बेसिकली कंडक्ट करते हैं, ये हमारा फाउंडेशन का काम है। ये जो अवार्ड सेरेमनी 10th एडिशन होने जा रहा है, ये अभिनव थिएटर में होने जा रहा है 16 तारीख को, 16 नवंबर को होने जा रहा है। और इस बारी स्पोर्ट्स में और आप देखेंगे यंगस्टर्स में काफ़ी सारे नए फेसेस हैं जिनको काफ़ी लोगों ने शायद नहीं जानते होंगे। जर्नलिस्ट हैं इस बारी, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जिनको बहुत एनकरेजमेंट की मुझे लगता है कि ज़रूरत हो, कि जिससे कि प्रॉस्पेरिटी हो, स्टेट की प्रॉस्पेरिटी में हेल्प किया है। भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री सेल के संयोजक नीरज आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीरज आनंद ने ये कदम व्यापारियों और उद्यमियों की सुनवाई न होने के विरोध में उठाया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीरज आनंद ने बताया कि जो सपने लेकर वे भाजपा के साथ गए थे वो सपने पूरे नहीं हो पाए और पार्टी ने व्यापारियों व उद्यमियों को निराश किया है। उन्होंने बताया कि चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन का संविधान हर सदस्य को किसी भी राजनीतिक दल में कोई पद ग्रहण करने से रोकता है और इसकी एक वजह ये भी है। काफी सोच विचार करने के बाद, जैसे हमारे सभी साथियों ने, हमारे पैट्रन प्रवीण गुप्ता जी ने, हमारे सीनियर साथी रमन गुप्ता जी ने और भी जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, सभी ने इस बात के लिए जोर दिया कि अभी का जो पॉलिटिकल सिनारियो बना है उसमें हमारे जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बैक बर्नर पे चली गई हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को पीछे पा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सोच विचार करने के बाद कल मैंने अपनी ऑफिशियल पोजीशन जो मैं भारतीय जनता पार्टी में
कन्वीनर इंडस्ट्री सेल के तौर पे संभाल रहा था, वहाँ से मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। मैंने अपने आदरणीय जो प्रधान जी हैं उनको अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और वो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको कहा था कि इसको आप लागू करिए, क्योंकि जैसा अभी दिनेश जी ने कहा कि हमारा जो चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी ऑफिस बीरर को पॉलिटिकल पार्टी की पोस्ट होल्ड करने से रोकता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे भी हमारी जो वर्किंग कमेटी थी, उन्होंने स्पेशली मेरे केस में हमें अथराइज किया था कि चूंकि तब कुछ इश्यूज ऐसे थे, आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, तो सभी साथियों का ये मन था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो शायद हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपने व्यापारियों के, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों के काम करवा सकेंगे। लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सोच के हम गए थे, पार्टी में वैसा माहौल मिला नहीं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण विजयपुर कस्बे में भी हालत बद से बदतर हो गई है। विजयपुर में चारों ओर गंदगी के ढेर लगने से बदबू फैल गई है और वहां महामारी फैलने के आसार बन गए हैं और स्थायी सफाई कर्मचारी उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, जिन्हें सफाई कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इस हड़ताल के कारण विजयपुर के हर वार्ड में गंदगी फैल गई है और दुकानदारों की दुकानदारी पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से जल्द सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की मांग की है ताकि उन्हें इस गंदगी से छुटकारा मिल सके। और ये जो सीजन है, शादी विवाह का सीजन है, शहर में रौनक है, लेकिन गंदगी की वजह से सभी को परेशानी हो रही है। और आपको पता है कि डेंगू के कितने केस यहाँ पे हो चुके हैं, कहीं 2-4 लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है हमारे यहाँ विजयपुर विधानसभा के, खास करके विजयपुर के आसपास के इलाकों में। तो हम चाहते हैं कि जो भी उनकी जायज मांग है उसको माना जाए, क्योंकि बड़ी पुरानी मांग है उनकी, आज की मांगे नहीं है। सफाई कर्मचारियों की बड़ी पुरानी मांग है कि अब परमानेंट किए जाए। बेचारे दिन और दिन को भी काम करते हैं, कोई सीजन आता है पूरा दिन वो सफाई करते हैं, गली मोहल्लों की सफाई करते हैं, तो उनको परमानेंट किए चाहिए। उनकी जायज मांग, हम उनके हक में हैं, हम उनके बिल्कुल हक में है, जायज मांग है। पहले तो सरकार नहीं थी, गवर्नर राय था तो लोग पर ध्यान नहीं थी। अब तो हमारी चुनी हुई सरकार है, चुने हुए नुमाइंदों से भी हम अपील करना चाहते हैं कि सफाई कर्मचारियों की मांगी जाए। और जो कंसर्निंग मिनिस्टर है उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे हैं पूरे जम्मू रीजन में, तो उनकी जायज मांगे हैं, सब जायज मांगे हैं, उनको माना जाए ताकि जो कर्मचारी अपने काम पे लौटे हो, ये सफाई की व्यवस्था ठीक हो सके और लोगों को कोई बीमारियों के साथ जूझना न पड़े। सफाई कर्मचारी अपनी डिमांडें लेके कहते हैं, ठीक है, श्रमों की स्थिति है वो लड़ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये जो इस समय गंदगी के ढेर बने हुए हैं, इसके बारे में जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए ताकि कोई बड़ी बीमारी ना फैले। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि हमारी ये जो पशु है वो भी इस समय लिफाफे खा रहे हैं, वो भी बीमारी के कारण उनकी भी डेथ होने के चांसेस है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो इस समय लोगों को फेस करना पड़ रहा है। इस समय शादियों का सीजन है और इस गंदगी की वजह से लोगों को में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से और जो नई गवर्नमेंट बनी है, जो समय हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सफाई कर्मचारी की डिमांड सुने। वो भी अपनी डिमांड पे उनकी भी डिमांडें जायज हैं, क्योंकि काफी देर से उनकी डिमांड थी कि 9 हजार सैलरी तो दिन रात काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तो इनको रेगुलर करें और जहाँ पे इनकी जो सैलरी है इसको बढ़ाएं ताकि ये भी अपनी फैमिली का पालन पोषण करें। और मैं फिर से आपके माध्यम से, गुलिस्तान के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं इसके बारे में सरकार। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी और वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के उपलक्ष्य पर जम्मू के जीएमसी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अस्पताल के रेडियोग्राफर्स और तकनीशियन आदि को सम्मानित कर जीएमसी के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को सराहा गया। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर विपिन मगोत्रा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अपने स्टाफ की हौसला अफजाई की। आपको बता दें कि 8 नवंबर 1895 को एक्सरे का आविष्कार हुआ था, जिसका श्रेय विल्हम रॉन्गटन को जाता है, जिन्हें फादर ऑफ एक्सरे भी कहा जाता है। जो हम ये रेडियोग्राफर डे मना रहे हैं, ये कोइंसाइड कर रहा है वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के साथ ही। और इसी के दिन से जो एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। और आज एक्सरे जो सिंपल एक्सरे था, आज एक डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट है पूरा, जिसके ऊपर ही जो मॉडर्न हेल्थ केयर है ये एविडेंस बेस्ड है।
और उसमें एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आजकल के जो भी टीचिंग फिजिशियन है दे आर हेल्पलेस, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और साइमल्टेनियसली इस डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। और ये सारा प्रेशर जो है हमारे जो रेडियोग्राफर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, ये सारा प्रेशर यही झेलते हैं। और पेशेंट जो हैं वो इसको इमीडिएट डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और सबसे पहला जो प्रेशर होता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो इमरजेंसी है या वो रूटीन ओपीडी है, इनके ऊपर हमारे दिन दिन हमारा जो प्रेशर है डिपार्टमेंट के ऊपर लोगों का है, ये बढ़ता ही जा रहा है। और ये लोग हमें अपनी जो ड्यूटी है वो पूरी जी जान से निभा रहे हैं, 24/7 काम करते हैं। और रेडिएशन के तो अपने हैजर्ड हैं ही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, और पेशेंट जो है उनको भी जो बेस्ट हेल्थ केयर है टाइम भी मिल जाए और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो इसमें ये लोग हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे जो बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की टेक्नीशियंस, ये पूरे का पूरा जी जान से अपना जोर लगा रहे हैं। और इन्हीं को ग्रेटिट्यूड देने के लिए हम ये जो दिन है सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इनके वेलफेयर के लिए और इनकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी है इनके लिए मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि जब भी हमारी तरफ से कोई प्रपोजल जाए तो उनको आप करिए। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। के बाद दर्शकों का स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। सुधमादेव स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने आज जीएमसी उधमपुर का दौरा कर वहां के कामकाज का जायजा लिया। इन बच्चों को ये दौरा उनके वोकेशनल विषय के तहत करवाया गया। इस दौरान इन बच्चों को जीएमसी प्रशासन ने कई विभागों और वार्ड का दौरा करवाकर वहां के कामकाज के प्रति उनका ज्ञान बढ़ाया। आज तो स्कूलों में एक जो वोकेशनल सब्जेक्ट आया है, जो हेल्थ केयर जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेड इनका जो हेल्थ केयर है, और इनका जॉब रोल जो है जो 9th से लेके 12th तक हमारे पास सब्जेक्ट है। 9th और 10th वालों का जो जॉब रोल है वो होम हेल्थ एड है, और जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका जॉब रोल जो है वो जीडी है। और जो जीडी का अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जिनका जो है जो हॉस्पिटल में इनका असिस्ट करना होता है डॉक्टरों के साथ। तो जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ आए हैं, इन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है थ्योरी में, लेकिन आज यहाँ विजिट करने का मेन मकसद जो हमारा है कि बच्चे जो पढ़ा हुआ है उसको प्रैक्टिकल में देखें कि हॉस्पिटल में कौन कौन से वार्ड होते हैं। जैसे अभी इमरजेंसी वार्ड में गए हैं, उसके बाद ओपीडी में गए हैं, तो जब ये बच्चे वहाँ पर देखते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं, तो इनको पता चलता है कि हमने उनसे डील कैसे करना है। तो मैं थैंक्स करता हूँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत अच्छा बच्चों को सिखाया है, और मैं ऐसा करता हूँ बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा होगा। क्योंकि जब अलग अलग वार्ड में बच्चे जाते हैं और वहाँ पर जब इनको देखने का मौका मिलता है कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट जो है वो मिल रहा है, कैसे कैसे पेशेंट से डील करना है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ होता है, जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जब बच्चों को पता चलता है कि पेशेंट के साथ जब डील करना है तो किस तरह से कौन सा ट्रीटमेंट उनको कब देना है। तो इन्होंने आज सारा हॉस्पिटल में इन्होंने विजिट किया है, हर एक बार में भी गए हैं और बहुत कुछ इनको सीखने को मिला है। तो आज हम यहाँ पे सीखने के लिए आए थे कि कौन से वार्ड में क्या होता है, कौन से वार्ड में कैसे हमें जाना चाहिए, किसी भी वार्ड में हमें कैसे क्या सीखना चाहिए। अगर हमारे घर से भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, अगर हमें हॉस्पिटल में जरूरी जाना पड़ता है, तो हमें वहाँ पे क्या मतलब कैसे अपने घर वालों को लेके जाना है, कैसे आगे बात करनी है, किसी पेशेंट से, किसी डॉक्टर से कैसे आगे बातचीत करनी है, हम आज ये सीखने आए। हमने यहाँ पे सीखा जैसे किस तरह करके अगर कोई पेशेंट है उसको कौन से वार्ड में पहले लेना, उसका बीपी वगैरह चेक कैसे करते हैं, और इमरजेंसी में कैसे लेके जाते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे चेक करते हैं। अगर हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखने वाले गौवंश को समर्पित गौ अष्टमी आज देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। गौअष्टमी पर गौवंश की पूजा अर्चना करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, और आज जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में स्थित गौशालाओं में लोगों ने ये प्रथा निभाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। धर्म के अनुसार आज का गोपालाष्टमी का दिन बहुत मान्यता रखता है। आज के दिन कृष्ण भगवान जी जो थे वो पहली बार जम्मू चलाने गए हुए थे। तो वैसे भी हम हिंदू मानते हैं कि गौ माता जो है वो जन्म से लेके हमारे अंत तक हमारे साथ रहती है। जब तक हमें गौ माता की
लास्ट टाइम में पूंछ नहीं मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि हमें जो वैतरणी नदी है वो पार नहीं की जाती है। तो पालन पोषण भी हमारा गौ माता जो है, गौ माता की अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी हमारे लिए अमृत है। 34 देवी देवताओं का वास होता है। तो आज के दिन गौ माता की पूजा करते हैं हम लोग। गौ माता को जो भी जिससे जितनी सामर्थ्यता होती है, हर देशवासी को ये त्योहार मिलकर मनाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रजवासियों की परंपरा से चला आ रहा है। तो हम सबको भी मिलजुल कर बनाना चाहिए। गौ माता को तो ऐसे तो रोज खिलाना चाहिए, लेकिन आज के दिन सब लोग खिलाते हैं तो फिर एक ही बार सबको खिलाएंगे तो फिर गौ माता भी नहीं खाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं जो उनकी सेहत का भी मतलब ठीक रहे और सबके लिए अच्छा रहे। इस दिन हम सब गौ माता की पूजा करते हैं। उनके जो बछड़े होते हैं उनको भी हार पहना के और उनका मान सम्मान उनको दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में हमारी गौ है, जो गाय माता है उसको माता बोलते हैं, माता का दर्जा दिया जाता है और 33 करोड़ देवताओं का इसमें वास होता है। इसलिए कहते हैं कि गौ माता की पूजा करने से कई तरह के अपने जो कर्म है वो कट जाते हैं और इंसान के अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो आज ये हर साल हमारे पठानिया साहब यहाँ ये प्रोग्राम, ये पर्व को मनाते हैं, इस त्यौहार को। तो अब हम इस जगह पे आज भी इकट्ठे हुए हैं। हमारे पास यहाँ रमेश भारती जी हैं, हमारे शशि शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग इस इकट्ठे मिलकर के पुलचेले में जनावाली से खेतान दराबा वाया चंद्रासी सड़क 10 साल से प्रशासन की अनदेखी का शिकार है। लोगों के मुताबिक इस सड़क पर 6 साल पहले तारकोल बिछाई गई थी, लेकिन उसके बाद इस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिससे इस पर गहरे गड्ढे पड़ने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों की माने तो ये सड़क काफी पुरानी है और अभी तक किसी भी योजना में नहीं है। हालांकि उन्होंने इसकी मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। तो हमारी ये परेशानी है कि जो हमारी ये रोड है ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रोड का ये खेता रोजड़ा वाली से खेता, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो एक थोड़ी सी अगर बारिश होती है तो फिर भी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, क्योंकि हर जगह स्लिप हो जाता है, तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। तो इसलिए हमारी जो नई सरकार है, हमारे एमएलए साहब हैं, डीसी साहब है, सबसे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस रोड की देखभाल की जाए और इस रोड का कुछ कंडीशन ठीक किया जाए। किसी ने भी नहीं, इस रोड पे हम जाने जितनी भी देखो बड़ी बड़ी रोडें आ रही हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लेकिन ये खेता रोड का कोई नाम नहीं है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं आ रहा, कुछ भी इसमें काम नहीं हो रहा। तो इससे हमारी सरकार से गुजारिश है कि ये रोड जो 11 वाली गली से खेता आ रही है, तो इसका तो थोड़ा कुछ न कुछ किया जाए। सर ये 2008 में इसका कटिंग हुई थी, तो इस टाइम तक अनकम्प्लीट है। इस पर कोई डिपार्टमेंट का बंदा कोई नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की। लोग सफर करते हैं, जब बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो ये लोग यहाँ पे चल नहीं सकते। इवन के आगे एक नाला है, उस नाले से गाड़ी भी नहीं क्रॉस हो सकती, तो लोग हर चीज से सफर कर रहे हैं। तो बहुत रेजोल्यूशन भी पेश किया, जिस सबके पार्टी के डिपार्टमेंट से भी बात की, सर हमारी किसी ने नहीं सुनी। अब सर उम्मीद है, हम नई सरकार से उम्मीद है, उन पर यकीन रखते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम करेंगे। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बेसिक डेवलपमेंट है, रोड जो है, ये फर्स्ट स्टेप है। बेसिक डेवलपमेंट में फर्स्ट स्टेप आता है, इसको करना चाहिए और लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए। ये रोड जो है ये गिरा शायद कार है इधर, ये जो रोड है ये द्रावे में जाकर मिलती है। द्रावे में पार्ली साइड से चंद्रासी, इस खेता चंद्रासी डिस्ट्रिक्ट जरा जेना वाली ये रोड है। इसमें 5 साल हो गए, 6 साल लुक पड़ी को हो गई। लुक पड़ने के बाद इसको किसी ने देखे भी नहीं कि कहाँ है हमारा रोड, कहाँ रहती है दुनिया। इसमें दुनिया पब्लिक का जो 6-7 हज़ार के करीब पब्लिक है, ये ऐसे ही है, कोई देख रेख नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम इस बात की कहते थे चलो पहले तो गवर्नमेंट की ऐसी थी, दबाई था, कोई पता नहीं था किस तरह चलते हैं, किस तरह नहीं। नहीं की थोड़ी सी उम्मीद करते हैं, मैं देखो कुछ न कुछ हमारी मदद भी करे। तो इसलिए ये चीज देखने में कोई ठेकेदार या कोई मुलाजिम या कोई गिरफ्त कोई किसी चीज का इसका मतलब नहीं। मांग ये है जनाब, इस रोड को थोड़ा सा ठीक करना, दुरुस्त करना। ये डीसी तक साहब तक सवाल आज था हमारा। ये रोड एक्चुअली बड़ी पुरानी बनी हुई है, अभी ये रोड किसी भी प्लान में नहीं है। मैं कोई लगभग 10-12 दिन पहले उस रोड पे खुद पर्सनली मैंने वॉक किया, वहाँ गया, और इसका हमने जो टेम्पररी रेस्टोरेशन के लिए जो इसमें बड़े खड्डे वगैरह जो पड़े हुए हैं,
उनको भरने का, नाली बनाने का एक एस्टिमेट बना के एसपी साहब को भेज दिया है। जैसे ही हमें एक आर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आती है, हम इसका टेंडर लगा लेंगे तो काम उसी हिसाब से शुरू हो जाएगा। ये जो जोगी मोड़ वाली रोड है, इसमें हमें ये पीएचई की पाइपें हटानी है। ये पाइपें हट जाएंगी तो हमारा वाइडनिंग हो गई है, हम वहाँ पे ब्लैक टॉप कर लेंगे। इसमें देखा यहाँ पे जो 16 आरआर का कैंप है, वहाँ से 3-4 प्रॉब्लमें आ रही हैं। एक तो उनका जो किचन का पानी, सेप्टिक टैंक का पानी, वो लगातार चल रहा है वहाँ पर उस रोड पे। जो एक 4 इंच की पाइप है वहाँ पे पानी की, वो लगातार उसमें लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ स्लाइड भी हो गई है उस जगह पे, और जो पुरानी जो दीवारें बन रही है वो क्रैक हो गई हैं। जो हमारी नाली बनी थी वो नाली इससे ब्लॉक हो गई है। एस्टीमेट वगैरह बना के भेज दिया आपने? इसका अपग्रेडेशन में हमने डीपीआर बना के भेज दिया है हायर अथॉरिटी को। पर मैं साथ ही मैं आर्मी वालों से भी पिकअप कर रहा हूँ कि जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो अपना पीएचसी वालों को भी मैंने लेटर लिखी है कि वो जो लीकेज हो रही है उसको ठीक कर लें, और साथ में जो दीवारें टूटी हैं आर्मी वालों को बोलेंगे कि गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए थोड़े से ब्रेक के लिए